चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था, वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे शिफा सलार यानी सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। जी बिल्कुल बोल रहा जी। हमारे भारतीय हथियारों ने, ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई। नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। जब तुर्की पाकिस्तान को भर भर के ड्रोन भेज रहा था तो हिंदुस्तान में या दुनिया के दूसरे मुल्कों में लग रहा था कि ये तुर्की क्या कर रहा है जी। लेकिन अब भेद खुल गया। तुर्की अब पाकिस्तान से कह रहा है कि एक हाथ दिए हैं तो दूसरे हाथ लौटाओगे ना, तो बैठ जाओगे ऐसे ही। लेकिन उसको चाहिए क्या, आज आपको पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में यह बताऊंगा। वैसे पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और उनके फेल्ड फील्ड मार्शल जनरल मुनीर आजकल किशोर कुमार का एक गाना खूब सुन रहे हैं। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। लाल रंग से उनका मतलब सिंदूर से। इन दोनों को सोते जागते उठते गाते देश विदेश लाहौर पिंडी हर जगह एक ही चीज याद रहती है, ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय सेना का वो शौर्य जिसके बाद ये दोनों नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूमते फिर रहे हैं। 4 दिन में पाकिस्तान का धुर्रा बिगाड़ दिया ऑपरेशन सिंदूर ने। लेकिन वो कहावत है कि रस्सी जल गई ऐठन नहीं जाती। पाकिस्तानी हुक्मरानों की ऐठन अब आतंकियों की जुबान पर चढ़ रही है। खूब जहर उगल रहे हैं भाई लोग, बिल से निकल आए हैं। ये वो हैं जो 4 दिनों तक बंकर के बिलों में छिपे हुए थे, ऊपर वाले से जान बचाने की भीख मांग रहे थे। आज का चैप्टर पाकिस्तान के इसी दो मुंहेपन पर है। और जैसा आपको पहले ही बता रखा है कि चीन क्या चाहता है वो तो सबको पता था। तुर्की पाकिस्तान के पीछे क्यों खड़ा है वो आज आपको बताऊंगा कि पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के पीछे खड़े तुर्की का खलीफा प्लान क्या है, कैसे इस प्लान में आम पाकिस्तानी पिस जाएगा। अब तो पाकिस्तानी ही शहबाज और मुनीर को सुंदर विशेषणों से नवाज रहे हैं। पीएम मोदी तो बता ही रहे हैं कि कैसे भारतीय सेना ने मुनीर आर्मी को हौंक दिया। आज की एक्स्ट्रा क्लास में पाकिस्तान के इस्लामिक बम और पीएम मोदी के अल्टीमेटम, इन दोनों के बारे में बताऊंगा। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। पहले हाथ मिले, फिर गले मिले, फिर हुआ फोटो सेशन। अमा चिल मारो, काहे की टेंशन। तो दरमियां सारी बात इशारों में हो गई। छोटे मियां मुस्कुराते रहे और बड़े मियां सर्द चेहरा लिए खड़े रहे। इसके बाद मिले पाकिस्तान और तुर्की के आला अफसरान। इसी कतार में खड़े थे पाकिस्तान के फेल्ड फील्ड मार्शल मुनीर। तो आखिर खिचड़ी क्या पक रही है पाकिस्तान और तुर्की में? नया क्या हो रहा है इस्लामिक ऑब्सेशन में घिरे इन दो मुल्कों में? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। लेकिन इस सब के बीच पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया है ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। आतंक के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वार नहीं चलेगा। जो करेगा उसे बराबर और तगड़ा जवाब मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है। जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया।
ऑपरेशन सिंदूर ने डंके की चोट पर कह दिया है कि आतंकवादियों के जरिए छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर नहीं चलेगा। लेकिन फिलहाल तो लौट आइए इसी याराने पर, इस्लामिक ब्रदरहुड के उस फसाने पर जो पाकिस्तान से लेकर तुर्की तक एक सुर से सुनाया जा रहा है। ये बात जग जाहिर है कि पाकिस्तान को भारत ने किस कदर पीटा है। ये बात दुनिया जानती है कि कैसे आतंकी ठिकानों के साथ ही उनके बचाव में उतरी पाकिस्तानी सेना को भी हौक दिया भारतीय सेना ने, और तो और पाकिस्तानी एयरबेस तक को भारतीय जाबाजों ने मिट्टी में मिला दिया। और ये बात भी सबके सामने है कि 4 दिन की जंग में पाकिस्तान को तुर्की और चीन का फुल सपोर्ट ड्रोन्स वगैरह से मिला। यही वजह है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान की ट्रायो मीटिंग में भर भर के एर्दोगन की शान में कसीदे पढ़ रहे थे। I would once again like to thank you from the core of my heart to have supported Pakistan in the recent conflict, which was obviously very serious. It was an aggression from India against Pakistan for no rhyme and reason. And at that point in time, my very dear brother, President Tayyip Erdogan, your firm stand and your solidarity with the people of Pakistan has earned highest level of appreciation and deep gratitude from the people of Pakistan. अब यह आभार है या भार, ये तो आगे समझ में आएगा, लेकिन सच यह है कि पाकिस्तान की घिघी बंधी हुई है। उसे पता चल चुका है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। हाँ, पाकिस्तान को भारत जब चाहे तब तबीयत से फोड़ सकता है, फिर चाहे उसके साथ तुर्की हो या कोई और। लेकिन इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पर पाकिस्तान के लिए टिन के डब्बे उड़ाने वाले तुर्की का सूत्र वाकई इस्लामिक भाईचारा है या कुछ और। पाकिस्तान जो है ने न्यूक्लियर बढ़त हासिल की हुई है, तो टर्की उसको लेना चाहता है। वो एक किस्म से जिसको कहते हैं ना कि इस्लामिक बॉम्ब को कंट्रोल करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो इस्लामिक कंट्रीज का खलीफा बनना चाहता है। वो शुरू से ही कहता है ऑटोमन्स वर ऑलवेज खलीफा ऑफ इस्लाम, तो हमें खलीफा बनना है। और इसलिए टर्की पड़ा हुआ है कि मैं वेपन इस्लामिक बॉम्ब हासिल करूं और पाकिस्तान के पास जो कैपेबिलिटी है उसको आपस में तालमेल करके मैं लूं। इस्लामिक बम वाला टर्म तब गढ़ा गया जब 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने इसका पहला टेस्ट किया था। इसके साथ ही पाकिस्तान पहला इस्लामिक देश बना जिसके पास एटम बम की शक्ति थी। पाकिस्तान ने अपने एटम बम के जरिए खुद को इस्लामी दुनिया का लीडर बताने की कोशिश की और इसी रूप में इसे प्रचारित किया। पाकिस्तान ने प्रचारित किया कि वो इस्लामिक दुनिया की रक्षा के लिए एक परमाणु शक्ति है और उसका एटम बम इस्लामिक एटम बम है। अब एर्दोगन की नजर इसी इस्लामिक एटम बम पर है। हालांकि नाटो का सदस्य होने के नाते तुर्की के पास पहले से ही न्यूक्लियर अम्ब्रेला है, लेकिन बात इस्लामिक लाइन वाली है। पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश और खलीफा बनने को बेताब रहने वाले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन जानते हैं कि नाटो के न्यूक्लियर अम्ब्रेला की बदौलत न तो उनका खलीफा बनने का ख्वाब पूरा हो सकता है और न ही दुनिया में इस्लामिक राज कायम करने का लक्ष्य ही। इसके लिए बहुत जरूरी है कि इस्लामिक राष्ट्रों के पास अपना इस्लामिक एटम बॉम्ब हो। वैसे भी साल 2019 में एर्दोगन ये कहते हुए न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को एक तरह से नकार चुके हैं कि कुछ देशों के पास न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ मिसाइलें हैं, 1-2 नहीं, लेकिन वो हमें कहते हैं कि हम ये नहीं रख सकते, ये तो मैं स्वीकार नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान को मदद करके क्या एर्दोगन बड़ा गेम खेलने में लगे हैं?
लेकिन ये खेल आज का नहीं है, करीब 6 साल से ज्यादा पुराना है। इस पुराने गेम प्लान को सुनकर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि वास्तव में आतंकियों की पनाहगाह पाकिस्तान के कंधे पर हाथ रखने वाले तुर्की और एर्दोगन का टारगेट है क्या। कि तुर्की पाकिस्तान का एटम बम लेना चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे तो ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, लेकिन 2019 में पहली बार एक तरह से ऑफिशियली तुर्की ने इसकी डिमांड रखी थी और 2020 में अंत में इस बात पे पाकिस्तान और तुर्की के बीच में एक बैठक भी हुई थी और उसमें ये कहा गया था कि तुर्की को एटम बम, जो न्यूक्लियर बम है पाकिस्तान का, वो मिलना चाहिए और वो लेना चाहते हैं। दो नोटोरियस और कट्टरपंथी सनक वाले मुल्कों के हाथ में न्यूक्लियर बम का जाना मानवता के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। कट्टरपंथ की ये केमिस्ट्री वैश्विक शांति के लिए इसलिए अलार्मिंग है क्योंकि पाकिस्तान और एर्दोगन दोनों की फितरत एक सी है। दोनों ही इस्लामिक कट्टरपंथ की सनक में हैं, दोनों ही इस्लामिक आतंकियों और उनके गुटों को सपोर्ट करते हैं। दोनों ही एक बात पर सहमत हैं कि इस्लामिक जगत की एक लीडरशिप होनी चाहिए। दोनों ही दुनिया को कट्टरपंथी इस्लामिक राज के झंडे तले लाना चाहते हैं। दोनों का मकसद वैश्विक शक्ति बनना और इस्लामिक बॉम्ब के जरिए शांति पसंद दुनिया को धमकाना है। देखिए, ये कोई हिडन सीक्रेट तो है नहीं कि एक जमाना था जब तुर्की इतना मॉडर्न था कि पूछिए मत, कहने के लिए इस्लामिक लेकिन स्वभाव से एकदम अंग्रेज। लेकिन जैसे ही भाई साहब एर्दोगन ने सत्ता संभाली, तुर्की धीरे 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 इस्लामिक कट्टरपंथ की सनक का शिकार होता चला गया। एर्दोगन को लगता है कि यही समय है, सही समय है, जब इस्लामिक देशों को एकजुट कर लो और एक बार फिर खलीफा बन सकते हो। पर यह इतना आसान नहीं है जितना वो सोच रहा है, क्योंकि आपको लगे, वो तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, आप बनना चाहते हैं, आपका एजेंडा है, आपको खलीफा बनना है। लेकिन जो पहले से इस्लाम का झंडा लेकर घूम रहा है, वो चुप बैठ जाएगा कि तुम आओ और खलीफा बन जाओ। दूसरी पार्टी भी तो लगी हुई है ना। लेकिन फिर भी कुछ एक डॉट्स हैं जिनको मिलाकर एर्दोगन अपना ख्वाब पूरा करने में लगे। जैसे पाकिस्तान को हथियार चाहिए, तो चीन के बाद तुर्की ऐसा दूसरा देश है जहां से पाकिस्तान सबसे ज्यादा हथियार आज की तारीख में खरीद रहा है, भाईजान भाईजान बोलकर। दूसरा, दोनों ही इस्लामिक आतंकियों को एक टूलकिट मानते हैं इस्लामिक राज की स्थापना के लिए। तीसरा, पाकिस्तान को हथियार देने के बदले में एर्दोगन की नजर उसके न्यूक्लियर बॉम्ब पर है, जो एक्सप्लोजिव खुलासा है, वही एटम बम जिसे पाकिस्तान इस्लामिक बम भी कहता है, और वही बम तुर्की को भी चाहिए। अर्थव्यवस्था के पैमाने पर दुनिया में पाकिस्तान 46वें नंबर पर आता है, जबकि टर्की 18वें नंबर पर है। दोनों ही देश भारत के मुकाबले कहीं पीछे हैं। भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। पाकिस्तान जानता है कि जिस हालत में वो आज खड़ा है, उसमें भारत का मुकाबला उसके बूते की बात नहीं। एर्दोगन जानते हैं कि पाकिस्तान की ये मजबूरी उनके न्यूक्लियर बम को हासिल करने वाली सनक को जमीन पर उतार सकती है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि एर्दोगन ने अपने राज में तुर्की को एक बार फिर से किस तरह कट्टरपंथी लकीर पर वापस मोड़ा है। चाहे पाकिस्तान हो या तुर्की, दोनों आतंकवाद को शह देने की अपनी पॉलिसी पर खुलकर खेल रहे हैं। एर्दोगन पर इस्लामी आतंकियों से संबंध होने और उनको हर तरह की मदद देने के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। जैसे सीरिया में आतंकी संगठनों की मदद करने के आरोप, आईएसआईएस से उनके संबंधों के आरोप, हमास को खुला समर्थन देने की बात हो या फिर सल्फी जिहादी गुटों को समर्थन देने का। जैसे उधई तैसे भान, चाहे शहबाज हो या एर्दोगन, दोनों की पॉलिसी एक ही है, आतंकवाद को सपोर्ट करना। क्योंकि इस्लामिक कट्टरपंथ के पैमाने पर हमास से लेकर आईएसआईएस और लश्कर से लेकर जैश तक जिहाद कर रहे हैं। वो काफिरों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले मुजाहिदीन हैं। अब तो पाकिस्तान में खुलेआम इन आतंकियों के जलसे हो रहे हैं। पाकिस्तान है, इसके वज़ीर आज़म, इसके आर्मी चीफ, इसके वज़ीर खारजा, इसके जिम्मेदारान
वो जिधर भी जाते हैं वो मुल्क वो कौमें उनका और हमारा नजरिया और अकीदा नहीं मिलता। हम उनको दुश्मन आज तक समझते थे, लेकिन दिल तो हमारे रब के हाथ में है। और क्या ये महज इत्तेफाक है कि आतंकियों का ये पूरा जत्था जो भारत के हमले के बाद से बिलों में घुसा हुआ था, वो बाहर उस दिन आया जिस दिन पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर टेस्ट की सालगिरह मना रहा था। पाकिस्तान के गुजरावाला में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के आतंकियों को शहबाज सरकार ने खुला मंच दे दिया, जहां आतंकी पाकिस्तानी फौज की सुरक्षा में खुलेआम भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। इन तस्वीरों में पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड और हाफिज सईद के लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी बैठा है। एक तरफ आतंकी तलहा सईद बैठा है जो हाफिज सईद का बेटा है, तो दूसरी तरफ जो शख्स बैठा है वो पाकिस्तान के पंजाब असेंबली का स्पीकर मोहम्मद अहमद खान है। खास बात यह है कि पाकिस्तान में इन आतंकियों की समानांतर खड़ी फौज को देखने के बाद भी दुनिया में कोई हलचल नहीं। अपने दुश्मन को पैगाम दे रहे हैं कि जरा ध्यान से ये बात सुनना, जरा गौर करना, तुम हमें अपनी गोली से डराते हो, मोदी हम तुझे वादे पैगाम देते हैं, हमारे तो बच्चे तेरे मिसाइलों से नहीं डरे, हम तेरी गोली से कहां डरेंगे। तू इस बात को भी जानता है कि मई के महीने के अंदर अगर तूने 11 मई को धमाके किए, हमने 28 मई को धमाके किए, तू रात की तारीकी में 7 मई को आया था, हम दिन के उजालों में 10 मई को आए थे। तो क्या इन्हीं चिंदी चोर जहरीले जिहादियों की टोली के जरिए पाकिस्तान भारत को उकसाने में लगा है? ये बात पाकिस्तान जानता है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत ने अगर दूसरी बार वार किया तो पाकिस्तान के वजूद को मिटाने से कोई रोक नहीं सकता। हालांकि शहबाज घूम घूम कर ये बताने में लगे हैं कि पिटे तो खूब लेकिन चोट नहीं लगी। यहां तक कि पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तानी एयरफील्ड तोड़वाकर खुद ही फील्ड मार्शल बन चुका है। फील्ड मार्शल जनरल मुनीर की गब्बाजी का नमूना है ये तस्वीर, जिसकी चर्चा पाकिस्तानी मीडिया में खूब हो रही है, जिसमें यह शख्स सरेआम कट कॉपी पेस्ट वाले फार्मूले से तस्वीर चुराकर भारत पर पाकिस्तानी हमले की स्टोरी ये शेख चिल्ली दुनिया को सुना रहा है, लेकिन फ्रॉड पकड़ा गया। जश्न चल रहा है जी फील्ड मार्शल बनने का, और वो एक तस्वीर गिफ्ट कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब फील्ड मार्शल को, और ये तस्वीर आप देखिएगा, मैं आपको भी शेयर करती हूँ आपसे। वो तस्वीर जो है मुबैना तौर पे एक पुरानी ट्रेनिंग की है और वो मौजूद है किसी और वेबसाइट पे। उस ट्रेनिंग भी पाकिस्तान की नहीं है। ट्रेनिंग भी पाकिस्तान की नहीं है जी, पाकिस्तान की ट्रेनिंग नहीं है, और ये उठाकर फ्रेम करवाकर फील्ड मार्शल को दी जा रही है। तस्वीर 2019 की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की एक्सरसाइज की है, वो दे दी। जिस तरह जाली तस्वीर दे दी गई है, उसी तरह जाली हुकूमत है, जाली वजीर आजम है, उसने जाली तस्वीर दे दी है। अब सोचिए जरा, जिस देश में अपनी तबाही पर फर्जी तस्वीर दिखाकर बल्ले बल्ले किया जा रहा हो, एक फेल्ड जनरल को फील्ड मार्शल बना दिया जा रहा हो, तो फिर उन पर भरोसा किसे करना चाहिए? ऐसे लोगों को जवाब बड़ी तसल्ली से ओवैसी भाईजान ने दे दिया। Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. झूठ बोलते बोलते पाकिस्तानी हुक्मरानों के दिमाग में ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट हो गया। आप खुद देखिए ना, कभी कहते हैं भारतीय सेना के हमले में हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ, कभी खुद ही मानने लगते हैं कि बहुत तोड़ा भारतीय मिसाइलों ने और एयरबेस बर्बाद कर दिया। शहबाज शरीफ को सुने ही होंगे आप हाल में, भाई ने खुद मान लिया कि हम तो तैयारी करने वाले थे सुबह उठकर, लेकिन सुबह उठते उससे पहले ही भारतीय सेना ठोक के चली गई। यहां अपने देश में चांदी के चम्मच से मटन कोरमा खाने वाले पूछ रहे हैं कि कितने पाकिस्तानी जेट मारे ये बताओ, कितने भारतीय गिर गए ये बताओ। पाकिस्तान बता ना रहा है।
लेकिन बात दूसरी भी है, और बात यह है कि पाकिस्तान अपने इस्लामिक आतंकियों के जरिए भारत को उकसाने में लगा है। अब सवाल यह उठता है कि इससे पाकिस्तान का क्या फायदा होगा? किसकी शय पर आतंकियों की तकरीरें चल रही हैं पाकिस्तान में? इस सवाल के जवाब में एक दो नाम तो खुलकर सामने है। एक तो चीन है, दूसरा तुर्की। पर तुर्की का इंटरेस्ट क्या है, वो इस रिपोर्ट में विस्तार से समझिए। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। ये डुएट गा रहे हैं आजकल शहबाज शरीफ तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के साथ मिलकर। दुहाई इस्लाम की है, दर्द हिंदुस्तान से हुई पिटाई का है और डर दुनिया में होने वाली रुसवाई का। हालांकि रुसवाई से कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान की मोटी चमड़ी को, क्योंकि एक बार नहीं कम से कम 5 बार तो कस के रैप्टा पड़ चुका है, और एक बार तो इस रैप्टे ने पाकिस्तान का पूर्वी जबड़ा तक उखाड़ दिया था, जिस पर पाकिस्तान के तब के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो कभी फुक्का फाड़ के रोते फिर रहे थे। इसमें भी फर्क आएगा, लेकिन एक तो दुनिया की सूरत हाल है, दूसरा मशरकी पाकिस्तान अलहदा हो चुका है, उसके नतायज भी हैं। सिक्के की कीमत गिर गई थी। सिक्के की कीमत मैंने नहीं गिराई थी, सिक्के की कीमत बजाते खुद गिर गई थी। उस सिक्के की कीमत का गिरना, उस मशरकी पाकिस्तान का अलहदा होना, दुनिया की सूरत हाल इक्तसादियत तबाह हो चुकी थी। आज यही हाल शहबाज का हो रखा है। हालांकि 1973 में तबाह हुए पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम नहीं था, आज है। तब टर्की के ऊपर किसी कट्टरपंथी सनकी का शासन नहीं था, आज है। पाकिस्तान को हथियार चाहिए, पाकिस्तान को पैसा चाहिए। बीते 10 वर्षों में अलग थलग कर दिए गए पाकिस्तान को दोस्त चाहिए, और ये तीनों तुर्की का साथ मिलने से पूरा हो सकते हैं। लेकिन एर्दोगन ने कच्ची गोलियां नहीं खेली। एर्दोगन अगर पाकिस्तान को दोनों हाथ से देंगे तो दोनों हाथों से लेंगे भी, और ये मांग है इस्लामिक एटम बॉम्ब। और यकीन मानिए पाकिस्तान इस औकात में नहीं कि वो तुर्की को मना कर सके। तुर्की के पास इस समय खुद के परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन तुर्की नाटो का हिस्सा होने के कारण अमेरिका के न्यूक्लियर सुरक्षा कवच में आता है। तुर्की के इंसरलिक एयरबेस पर अमेरिका के करीब 50 P-61 परमाणु बम रखे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि तुर्की ने पाकिस्तान से सेंट्रीफ्यूज यानी यूरेनियम को शुद्ध करने वाली मशीनें हासिल की हैं। इतना ही नहीं, तुर्की की कुछ निजी कंपनियां यूरोप से संवेदनशील सामग्री मंगवाकर पाकिस्तान भेज रही हैं, जहां से उन्हें गुप्त रूप से आगे दूसरे देशों को भेजा जा रहा है। इस्लामिक राज और खलीफा बनने की सनक बहुत गहरी है, इतनी कि इसे लागू करने के लिए सबसे पहले दुनिया से मानवता को कुचलकर खत्म करना होगा। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमास के आतंकी हमले और निर्दोष लोगों को बंधक बनाने के बाद से गाजा जल रहा है। सुनिए यूनाइटेड नेशन मानवाधिकार काउंसिल की मेंबर रवान ओस्मान के उन सवालों को जो तुर्की जैसे खिलाफत की हुकूमत का एजेंडा चलाने वाले देशों के लिए है। Israel is not the problem. Last week, Israel buried Shiri Bibas with her children Ariel and Kfir. Hamas said they had been arrested. Forensic reports show they were choked to death in Gaza. But many who point fingers at Israel might do better to look in the mirror. I ask Qatar, why didn't you arrest the Hamas chiefs in Doha and demand release of the hostages? Why did you finance terror? And I ask Iran, why do you send billions to Hamas and Hezbollah instead of liberating your own people who are suffering oppression and poverty? अब जरा कल्पना करिए कि पाकिस्तान का इस्लामिक बम अगर इस्लामिक आतंकियों के हाथ लग गया तो क्या होगा, खासकर तब जब टर्की के मौजूदा राष्ट्रपति खलीफा बनने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार दिखते हैं और आतंकियों को धर्म युद्ध लड़ने वाला मुजाहिदीन बताते रहे।
जिसको हम आतंकी सपोर्ट वो कहते हैं संगठन, टर्की उनको और इस्लामिक कंट्रीज उनको आतंकी नहीं बोलते, उनको कहते हैं दे आर लिबरेटर्स। आप देखेंगे कि जब वो टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है, वो टेररिस्ट एक्चुअली टर्की का जो मेंटली उसके साथ है, उसका झंडा लेके आके बढ़ रहा है। तो टर्की ये निरंतर करता रहेगा क्योंकि उसको एक खलीफा बनना है। इसलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान और तुर्की का जहरीला प्लान दुनिया की शांति के लिए भारी पड़ सकता है। पिछले दिनों एक पाकिस्तानी मेजर ने ही इस बात का खुलासा भी किया था कि पहलगाम हमले की साजिश कैसे जनरल मुनीर के इशारे पर आईएसआई ने रची थी। इसकी चर्चा भी पाकिस्तानी मीडिया में खूब हो रही है। पाकिस्तानी सेना के मेजर आदिल राजा को सुनिए। फौरी तौर के ऊपर जब इन्होंने पहलगाम के ऊपर हमला हुआ था मकबूजा कश्मीर के अंदर, तो मैंने बिल्कुल इसके ऊपर खामोशी रखी थी और मैंने कोई भी साइड नहीं दी थी जब तक मैंने कंफर्म नहीं कर लिया था। और जब मैंने कंफर्म किया, मुझे पता चला कि जो इस वक्त आपका फील्ड मार्शल बन के बैठा हुआ है, इस फील्ड मार्शल ने जबरदस्ती ये ऑर्डर दे के ये काम आईएसआई के जरिए करवाया। और मैंने हमें क्या मिला, हमें क्या, पाकिस्तान को क्या मिला? हमें ये मनहूस जो चेहरा, जो नहूसत का साया हमारे ऊपर तारी है, वो खुद फील्ड मार्शल बन के जो है यहां पे बैठ गया हमारे सर के ऊपर। ये मिला हमें। पाकिस्तान की आर्मी और सरकार का चेहरा खुद उसके पूर्व सैन्य अधिकारी दिखा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एर्दोगन की शान में कसीदे पढ़ने वाले शहबाज उसे न्यूक्लियर बम देने की हवा बना रहे हैं ताकि पाकिस्तानी विरोध न कर सके और इसके एवज में मोटी रकम शहबाज एंड पार्टी ने डकार ली। बुझने से पहले दिया बहुत फड़फड़ाता है। कुछ एक्सपर्ट्स तो कह रहे हैं कि यही हाल पाकिस्तान का हो रखा है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग खास किस्म के होते हैं, मार खा लेंगे और बोलेंगे कि अब मार के दिखाओ तब बताता हूं। यही हाल पाकिस्तान का है। कुटाई हुई, कमर टूटी, लेकिन मुंह पे क्रीम पाउडर लगा के फिर चमक रहा है, कह रहा कि कहां कुछ हुआ। यह हुई बात एक। दूसरी बात यह कि यह जख्म खाया पाकिस्तान ज्यादा खतरनाक है। एक तो फटेहाल, दूसरा बेमुरब्बत मार। ऐसे में वो अगर गुपचुप तरीके से कोई डील इस्लामिक बम को लेकर तुर्की से कर ले तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तब दो आतंक परस्त इस्लामिक देशों के पास न्यूक्लियर बम का होना दुनिया की शांति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। पाकिस्तान की फितरत, एर्दोगन की हसरत और पाकिस्तानी सेना की हैसियत, तीनों की सच्चाई दुनिया जानती है। तुर्की खुद को इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर मानता है, लेकिन उसके पास वो इस्लामिक बम नहीं जिसके आगे इस्लामिक देश झुके हैं। पाकिस्तान के पास एटम बम है, पर बदहाली इस कदर है कि इस्लामिक देश उसे पूछते तक नहीं। लिहाजा एर्दोगन को पाकिस्तान की और पाकिस्तान को एर्दोगन की जरूरत क्यों है समझा जा सकता है। लेकिन सच यह है कि अगर आतंक परस्त देशों के हाथ में एटॉमिक बम लगा तो दुनिया की शांति के लिए यह उतना ही खतरनाक होगा। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा, भारत अपनी भूमि की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध है। राष्ट्रहित और राष्ट्र सुरक्षा का संकल्प मोदी का प्रण है, वो चूकने वाले नहीं। रही बात पाकिस्तान की, तो वो हर मंच पर एक्सपोज हो रहा है। भारत के रडार पर न सिर्फ पाकिस्तान है, बल्कि वो आतंकी ब्रिगेड भी है जो हाल फिलहाल उछलती दिखी है पाकिस्तान में। उनके लिए पीएम मोदी का संदेश सीधा है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है।